नमस्कार, मेरा नाम मगन देव नारायण सिंह है। आज के कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है पटना विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर एवं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर रासबिहारी सिंह जी। नमस्ते। रासबिहारी सिंह जी शिक्षाविद हैं और कई विषयों के विद्वान हैं। एक प्रशासक के तौर पर भी इनका जो कार्य रहा है दोनों विश्वविद्यालय में वो चर्चित रहा है। इनको आज इसलिए हमने आमंत्रित किया है कि नई शिक्षा नीति के लागू करने के बाद कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में होती रही हैं। उनके निराकरण के लिए एक ऐसे विद्वान की आवश्यकता थी जो आके आपके समक्ष उन सब बातों का स्पष्टीकरण करें कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है यह लोगों के लिए कितना बेहतर है एवं राष्ट्र के हित में कितना उपयोगी है। शिक्षा सिर्फ एक नौकरी का साधन ही नहीं, मनुष्य को संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस दृष्टि से हमारी शिक्षा नीति में जो कमी थी उसे दूर किया गया है और नई शिक्षा नीति में उन कमियों को दूर करके नई संयोजन किया गया है। तो ऐसी शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए, ताकि लोगों के मन की भ्रांतियां दूर हो जाए, हमने एक ऐसे शिक्षाविद को बुलाया है जिनका नाम है प्रोफेसर रासबिहारी सिंह। प्रोफेसर साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी लंबी अवधि तक रहे हैं। कई स्टेज में आपने शिक्षा के क्षेत्र को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है यह हमारे लिए कितना उपयोगी है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दर्शक बंधुओं को जरूर जानना चाहिए और सबों को जानना चाहिए। इसमें किसान भी हैं, अभिभावक हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बच्चे हैं जो कल के नागरिक बनेंगे, सभी प्रकार के लोग जो जहाँ सुन रहे हैं उसको मैंने स्पष्ट बता दूं कि अभी आपने खुद ही जो इंट्रोडक्शन में कहा कि समग्र विकास शिक्षा का बड़ा उद्देश्य होता है। मेरे दृष्टि से वर्तमान शिक्षा नीति वास्तव नई क्या, ही तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से हो गई। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संभवतः आज़ाद भारत ही नहीं, गुलाम भारत के काल से लेकर आज तक में पहली शिक्षा नीति है जो समग्र विकास, एक युवा को समग्र सफल नागरिक बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन शैक्षणिक माहौल प्रदान करता है। बता दें, इसके सेक्शन 11 पारा 3 में लिखा है हम कैसा नागरिक बनाना चाहते हैं। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, विश्व स्तर पर वह प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखता हो। तो आज के एज में जब देखिए दुनिया अब आइसोलेटेड नहीं है, इतनी सारी दुनिया क्लोज कहते हैं ग्लोबल विलेज जैसी स्थिति है, उसमें हमारे बच्चे, हमारे ये नागरिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हों, सफल प्रतिस्पर्धी हों। अन्यथा ये तो बहुत बड़ी समस्या होती है अगर हम नई शिक्षा नीति नहीं लाते। जिस ढंग से बेरोजगारी की फौज बढ़ती जा रही थी और क्वालिटी का विकास नहीं हो रहा था, इन सबों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। आप ये ना कहें कि मैं जब कह रहा हूँ बेरोजगारी बढ़ रही है, वो एक टेम्पोरल फिनोमेना क्षणिक है। हम शिक्षा नीति को दूरदृष्टि में देखें, लॉन्ग पर्सपेक्टिव विजन में देखें तो ये जॉब प्रोवाइडर होगा, सबको किसी भी प्रकार की रोजगार देगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रेम्बल में प्रस्तावना में है कि 21वीं शताब्दी का वर्ल्ड जिस ढंग से बदल रहा है, तो भारत को, जहाँ कि आप जान लें कि मैं बता दूँ आपको, 70 करोड़ आबादी की आयु अभी 29 साल से कम है। ये यूरोप की 2.5 गुनी जनसंख्या है। 70 करोड़ लोग 29 साल से कम है। ये 2050 तक सबसे बड़े जनांकीय संसाधन हो जाएंगे, दुनिया भर पे राज करें। जबकि चीन की जनसंख्या इस साल से घटने लगी है, हमारी भी नहीं घट रही है। 3 लाख कम बच्चे हुए इस वर्ष चीन में पिछले साल। प्रोफेसर साहब,
आप बड़े महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन हम इससे पहले दर्शकों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप चाहें, आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो आपके स्क्रीन पर सीधा फ़ोन नंबर आ रहा है और सीधे आप फ़ोन से जुड़ सकते हैं। 1800-3456-171 ये नंबर है, जिस नंबर पे आप डायल करके कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो शिक्षा नीति से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं और प्रोफेसर साहब इन प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे। तो प्रोफेसर साहब आप बताएं, आप बता रहे थे बड़े महत्वपूर्ण बात कि ये व्यक्तित्व निर्माण के क्षेत्र में भी ये नई शिक्षा नीति बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है और बेरोजगारी दूर करने के लिए भी भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है, क्योंकि लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हल्ला करते हैं। इसी को दूर करने की ये नीति है, उसी को दूर करने की ये नीति है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। भाई हम पढ़ते चले जा रहे हैं, IAA BA MA करते जा रहे हैं और हम नौकरी के लिए मिसफिट हो जाते हैं। क्यों? कि आपको जिस विद्या के पढ़ने से, आपके व्यक्तित्व के जिस प्रकार निर्माण होने से आप किसी भी नौकरी के लिए फिट हो सकते थे, वो इस शिक्षा नीति में नहीं हो रहे थे। इसलिए ऐसी शिक्षा नीति लाई जा रही है, लाई गई है बल्कि, जिससे कि उनका व्यक्तित्व निर्माण हो सके। प्रोफेसर साहब आप कुछ ऐसी बातें बताइए पॉइंट आउट करके कि ये बातें हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भविष्य के लिए हमारी विशेषताएं हैं इस शिक्षा नीति की, इसलिए इन विशेषताओं पर जरा प्रकाश डालिए। आपको बता दें, सबसे पहले मैं आपको स्कूल एजुकेशन बताता हूँ। ये नई शिक्षा नीति जो आई, अभी तक जो शिक्षा नीति थी हमारी, ये लास्ट शिक्षा नीति जो बड़ी महत्वपूर्ण आई थी मेजर, वो 1986 में राजीव गांधी की इसमें आई थी। लेकिन किसी भी शिक्षा, यहाँ तक कि कोठारी आयोग ने भी जो शिक्षा नीति 1948 में राधाकृष्णन ने भी कई सजेशन दिए, कई लोगों ने शिक्षा पैकेजेज दिया, लेकिन ये शिक्षा नीति जो अभी चल रही थी वो मैं आपको बता सकता हूँ वो बिल्कुल एक मैकेनिकल सिस्टम था, तांत्रिक था। मतलब कि बच्चे होश संभाले, पहला क्लास, दूसरा क्लास, चौथा क्लास, 10वां, 11वां, 12वां, मतलब वो एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए PG कर लेगा। रोजगार नहीं मिल रहा है तो PhD भी कर लेगा। मैंने वो पढ़ता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि वो रोजगार अब शुरू कर रहा है खोजने का। जब BA कर लिया MA तो अप्लाई करता है, चाहे प्यून हो जाए, क्लर्क हो जाए, कहीं उससे कहीं बढ़िया है अपने घर में वो अपने पिता की विरासत का कोई काम करता, उसमें दक्षता हासिल करता। पिताजी मान लीजिए दर्जी हैं तो वो उसको छोटा काम, शिक्षा नीति ने बता दिया कि आपका पिता कारपेंट्री कर रहा है तो वो छोटा काम है, आप पढ़ के क्लर्क बन जाओ, प्यून बन जाओ। इस शिक्षा नीति ने जो अंग्रेजों की गंध थी इसमें, इसने ये जो बनाया, परिणाम है कि वो नंबर ऑफ जॉब्स तो सीमित थे। एक क्षण के लिए रोकूंगा। हाँ जी। एक फोन आ रहा है। बोलिए। एक हमारे दर्शक कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए, कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। हेलो। हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। सर बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट से सिकंदर कुमार मेरा नाम हुआ। हाँ, आपका प्रश्न क्या है, पूछें। सर मेरा प्रश्न है, मैं अभी DD बिहार चैनल पे देख रहा था कि नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा था, वो मैं नहीं समझ पाया क्या चल रहा है। इसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया इस नंबर पे। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना प्रश्न रखा है। प्रोफेसर साहब आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। अभी हम बता ही रहे हैं स्कूल के विषय में। तो ये कहा कि बेरोजगार, तो स्कूल स्तर पर एक मौलिक परिवर्तन, उसका नाम ही दिया गया कि फाउंडेशन स्टेज। ये फाउंडेशन स्टेज 5 साल का है बच्चों का, और ये कहिए 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु का। किसी भी आप अच्छे मनोवैज्ञानिक से पूछें तो कहेगा आपको कि 6 से 8 वर्ष के बीच ही ब्रेन वॉल्यूम का 80 से 90% भाग विकसित हो जाता है। वही वॉल्यूम आपकी समझदारी को बढ़ाता है। तो बच्चों को हम प्रारंभिक दिनों में वो सिर्फ गए, हम लोग जब पढ़ते हैं पहाड़ा रटा दिया, ABC लिखा, अ लिखा, नहीं, उनके दिमाग को, चूँकि ब्रेन वॉल्यूम है वहाँ पर, उनके दिमाग को बहुयामी बनाए, इनोवेटिव बनाए, शुरू से इनोवेटिव बनाए, बहुयामी बनाए। इसलिए फाउंडेशन स्टेज में से 3 साल में बच्चे क्या पढ़ेगा, बैगलेस है,
लेकिन उनके लिए खिलौने के माध्यम से हम बताएंगे कि ये 2 खिलौने के जोड़ने से टाइगर बन जाता है, इन 2 खिलौनों को अलग कर देने के बाद देखो ये 2 अलग अलग प्रकार के सांप बन जाते माने हैं। बच्चों के दिमाग हाँ, में क्रिएटिविटी पैदा करने की एक्टिविटी बात। पैदा कर रहे हैं, वो प्रकृति को भी समझ रहा है और जी। गेम भी इंजॉय कर रहा है। जी, जी। और आपको बता दें बहुत लेटेस्ट स्थिति ये है कि एनसीईआरटी ने 32 या 35 ऐसे खिलौने विकसित कर लिए हैं जो कि बच्चों पर उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, ज़बरदस्त उसके मानसिक या दिमाग के विकास का काम कर रहा है। प्रोफेसर साहब, अभी अभी हम 1 या 2 दिन ही पूर्व हाँ। मैंने एक खबर पढ़ी थी हाँ। कि एनसीईआरटी ने पहला क्लास के बच्चों और दूसरे क्लास के बच्चों के लिए संगीत के माध्यम से भी ट्रेनिंग देने की बात बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक से रहा हो आपने। हाँ, ये हाँ, हमने ये देखा है। हाँ, कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। कह रहे हैं कि हिंदी की शिक्षा सारंगी से और अंग्रेजी की शिक्षा मृदंग से और शहनाई से उर्दू की शिक्षा शहनाई से। तो ये इसको भी मैं जरा बता दूं जी, अपने जी। दर्शकों को। ये जब कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि उसके स्क्रिप्ट को ना पढ़ें, उसके शब्दों को ना। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि इन तंत्रों से, शहनाई से उर्दू शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो बहुत ही सटीक और सही आता है। बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के लेवल से ही, क्योंकि देखिए शब्दों का उच्चारण जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। तो ये इन यंत्रों के माध्यम से बच्चे एंजॉय भी करेंगे। पहला एंजॉय क्या, वो संगीत में रुचि जगेगी। रुचि जगेगी। आप जानते हैं संगीत तो ऐसा है कि कहते हैं कि संगीत, उच्च कोटि के संगीत से तो बादल आ जाते हैं, वर्षा होती जी है। जी जी जी। तो इस संगीत में रुचि जगेगी। वो अगर बहुत रुचि जगी तो दूसरे तीसरे क्लास से ही वह वोकेशनल माइंडसेट विकसित कर लेगा। नहीं, इसमें भी रोजगार है, हम इसमें भी कमाल कर सकते हैं, शहनाई के बाजार और में। फिर उसमें जो प्रतिभा हाँ। होगी संगीत के क्षेत्र हाँ। का, वो विकसित होगा। उसका मस्तिष्क में हाँ। एकाग्रता होगा। वो एकाग्रता का भी माध्यम जी, है। जी, जी। और साथ ही साथ अपने 1 से अधिक भाषा ज्ञान आदि को, इसीलिए मैंने कहा कि इसको फाउंडेशन स्टेज और बहुत मौलिक परिवर्तन है शिक्षा नीति पूर्व की शिक्षा से। एक ये देखिए बच्चों पर जो कहते हैं बस्ते का दबाव, किताबों का बोझ पीछे लटका रहे हैं, उससे मुक्त रखा है। सेकेंड थर्ड स्टेज है, उससे ऑलमोस्ट मुक्त है। कुछ जरूरत होगी कलम पे तो यूज होगा, लेकिन बहुत मिनिमम, कम से कम। तो इस प्रकार से बड़ा मौलिक परिवर्तन है। और दूसरा बड़ा बता दें तो फंडामेंटल स्टेज हुआ, फाउंडेशन स्टेज कि 6th क्लास से पहली बार हिंदुस्तान में, जापान आदि में बहुत पहले से 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा। ये मृदंग आदि बजा लिया है, लेकिन उसको सिस्टमेटाइज करके अगर किसी एक फील्ड में उसकी रुचि हो, उसी फील्ड में वो आगे चलते जाएगा। तो सभी लड़के जरूरी नहीं हैं कि पीजी और ग्रेजुएट कोर्स तक जाएं। वो +2 का एग्ज़ाम पास करते, 12th क्लास करते करते 9, 10th, 11, 12 4 का एक स्लॉग बनाया गया है। जी जी। तो इससे जो डिग्री मिलेगी उसके बाद वो कोई वोकेशनल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करके उस क्षेत्र में रोजगार कर लेगा। वो यानी जॉब ओरिएंटेड कोर्स का ये आधार है। और माइंड सेट को हम 6th क्लास से, पहले तो देखिए हिडन वे में हम 1-2 क्लास से ही विकसित कर रहे हैं, लेकिन 6th क्लास से उसको एक्सपोजर देना शुरू करते हैं। और बाय गेटिंग द डिग्री, या जब वो 12th का डिग्री ले लेगा तब उसको एक सोचना है, नहीं मुझको IT जाना चाहिए या ITI जाना चाहिए या साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहिए। इसलिए अगर हमने इस नीति को सही ढंग से, बिना मैं किसी राजनीतिक लाग लपेट का कह रहा हूँ, इस नीति को सही ढंग से अगर लागू कर दिया तो ये जो हर रोज़ हमारे यहाँ 49,000 आबादी बढ़ रही है, हर रोज़ ये बढ़ती आबादी हमारे लिए एक ज़बरदस्त संसाधन हो जाएगा। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावना में लिखा है कि ये जमाना नॉलेज इकोनॉमी का है। हम नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज वुड बी ए सोर्स ऑफ
इफेक्टिव अर्निंग। और ये नहीं है कि पढ़ लिया, नॉलेज तो वहाँ भी है, अच्छा प्यून बन रहे हैं, पढ़ लिया एमए कर लिया चपरासी बन रहे हैं, उससे ये दूर करता है बच्चों को। दर्शकों, एक बार पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि शिक्षा नीति पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर रास बिहारी सिंह जी से। रास बिहारी सिंह जी पटना विश्वविद्यालय एवं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं। नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए बड़े महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे दर्शक, अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो मैं फिर से स्मरण दिलाना चाहूँगा कि आप सीधा फ़ोन से रास बिहारी बाबू से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं और रास बिहारी बाबू आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। हाँ प्रोफेसर साहब, आप संगीत की और इसकी चर्चा कर रहे थे तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय तकली कातना भी सिखाया जाता बिल्कुल था। हम लोग सीखा है। हाँ, रस्सी बांटना सीखा है, बागबानी करना सीखा बिल्कुल है। बिल्कुल। और जो पहाड़ा याद करते थे जिसको आज टेबल कहते हैं, तो वो भी संगीतमय होता था, संगीतमय होता था, ताकि बच्चों को एकदम हाँ, याद हो जाता संगीत के माध्यम से होता था, संगीत के माध्यम से होता था। उसमें भी लय थे, कहाँ अस्थाई है, कहाँ आरोह है, कहाँ अवरोह है, हाँ, ये सब कुछ उस पहाड़ा में था। बिल्कुल था। लेकिन आजकल ये जो 2 1 जा 2 2 2 जा 3 ये मैकेनिकल हो गया है, एकदम ऐसा हो गया है कि बच्चे कहाँ जाएं इसका इसमें कोई अभिभावक को भी नहीं पता है। हमारा बेटा मेडिकल जाएगा कि इंजीनियरिंग जाएगा, ये 12 कर लिया, अभिभावक की चिंता उतनी है, बच्चों की चिंता उतनी, शिक्षक की भी चिंता है। तो ये हमको लगता है ये नीति सही से लागू होगा तो ये मानसिक तनाव दूर हो जाएगा और स्वतः बच्चे निर्णय अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से निर्णय लेंगे। हाँ, जबरदस्ती लोग कहता है उसकी मन की इच्छा है कि हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर बने, और उसको कहता है तुम बेटा डॉक्टर बनो। तो भाई उसकी रुचि है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तरफ जाने दीजिए। जबरदस्ती क्यों उसको डॉक्टर बनाने के फेरी में, वहाँ वो सक्सेस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों में ये प्रवृत्ति भी जागृत होगी, अपनी दिशा तय करने की क्षमता होगी इस नई शिक्षा नीति से। बच्चों के विकास का बड़ा भारी व्यवस्था है जी जी नहीं। और अगर थोड़ा आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आए जी तो वहाँ भी देखिए अभी बिहार में कुछ तनाव चल रहा है, मुझे बहुत दुख है उसका, कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लागू किया गया ये कोई नई चीज़ नहीं है, उसी शिक्षा नीति का कंटिन्यूएशन है कि बच्चे फर्स्ट बीए या बीएससी बीकॉम जो भी है फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्ष हम कर रहे हैं, लेकिन 4 वर्ष नहीं, अब डिग्री तो हर साल ले सकते हैं। अगर आप 1 साल कोर्स कर लिया, मान लीजिए आर्थिक तंगी भी, हमको जॉब कुछ करना चाहिए, तो एक वोकेशनल कोर्स कर लीजिए आप 4 क्रेडिट का। एक दर्शक फोन से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। जी नमस्कार, राकेश कुमार पटना से। जी पूछिए, प्रश्न आपका क्या है? सर जानना चाहते हैं कि ये नई शिक्षा नीति स्कूलों में कब से लागू की जाएगी? ये शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, ये 2020 में इस शिक्षा नीति को लागू की गई है। अब ये है कि सभी राज्यों को, क्योंकि लागू सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको मान लिया और घोषित कर दिया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अब केंद्र में भी सेंट्रल स्कूल्स में उसके लिए सिलेबस बन रहे हैं, कोर्सेज बन रहे हैं, हर एक राज्यों में क्रमशः इसको लागू किया जा रहा है। बिहार में देखिएगा, अगर खुद बिहार सरकार ने स्कूल्स में सैटरडे को बैग फ्री डे घोषित किया, मतलब बच्चे किताब आदि लेके नहीं आए, उनको उनका नॉलेज जो मैं पहले चर्चा करता, अगर आप सुन रहे हो, उसी प्रक्रिया से, खेल से, टॉय से, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से विकसित किए जाएंगे। तो ये ग्रेजुअली लागू हो रहा है। अभी बिहार सरकार ने, राजभवन ने विश्वविद्यालय स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाया है। ये उसी शिक्षा नीति का अगला स्टेज है। अब आगे के स्टेज में फिर रिसर्च, हायर एजुकेशन, पेटेंट, इनोवेशन आदि की दिशा में काम प्रारंभ किया गया है। एक दिन में इतना बड़ा मौलिक परिवर्तन हो नहीं सकता है, इसलिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और सभी देखिए इसमें बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बताना है, सबको सम्मिलित होना है। आजकल प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी शिक्षा में रुचि लेते हैं। तो लागू हो गया है 20 से अभी धीरे धीरे
कार्यान्वयन की स्टेज में है, बिहार में भी आंशिक रूप से कार्यान्वित हुई है, लेकिन सभी राज्यों को बिना इसे लागू किए राज्य के बच्चे, देश के बच्चे, दुनिया के बच्चों से, विकसित देशों के बच्चे से compete नहीं कर पा रहे हैं। ये हर विद्वान समझ रहा है। हम समझते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए प्रोफेसर साहब ने बड़े विस्तार से स्पष्ट किया है कि यह जो शिक्षा नीति है ये एक प्रकार से जॉब ओरिएंटेड है। इस शिक्षा नीति से जो अपना करके इस शिक्षा नीति में अपना अध्ययन चालू रखेंगे तो उनके रुचि के हिसाब से उनका विकास होगा। वो अपना मार्ग तय कर सकते हैं कि मैं किधर जाऊंगा, कहाँ हमारी सफलता है, और कोई काम न छोटा है न बड़ा है। यह न सोचें कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही समाज में प्रतिष्ठित होता है, बल्कि अन्य कामों में भी जो लोग लगे हुए हैं, अन्य रोजगार में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी महत्ता कतई कम नहीं है। वैसे ही जैसे कि गाड़ी का एक पहिया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पहिए के जड़ में जो बॉल बेयरिंग है उसकी महत्ता कम नहीं है। जो बॉल बेयरिंग बनाते हैं फैक्ट्रियों में, वो गाड़ी में गति प्रदान करने का काम करते हैं। सिर्फ पहिया और इंजन बनाने से कोई गाड़ी नहीं चलती है। तो हमारे जो छात्र हैं, अक्सर मैं पूछता हूँ किसी से, जब भाई तुम क्या कर रहे हो, तो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन वो प्रतियोगिता की तैयारी वर्षों से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अभिभावक चाहते हैं कि वो अमुक क्षेत्र में जाए, ये बने वो बने, और उसकी अपनी रुचि नहीं है, वो ज़बरदस्ती उस मार्ग पर चल रहा है। तो वो अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षा को चुन सकेगा, अपना व्यक्तित्व निर्माण कर सकेगा, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकेगा। मैं समझता हूँ कई प्रकार की भ्रांतियाँ इस शिक्षा नीति को लेकर के भी चल रही है। लोग कहते हैं ये बेकार का है, पहले था वो अच्छा था। अगर पहले अच्छा था तो पहले की जो शिक्षा नीति थी इतनी बेरोजगारी क्यों पैदा कर दी? अगर सरकार नई शिक्षा नीति के तहत अगर रोजगारोन्मुख शिक्षा देना चाहती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। बिना समझे किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमको विरोध करना है तो हम विरोध करें, यह उचित नहीं है। प्रोफेसर साहब, थोड़ा आप इस पर स्पष्ट करें कि ये जो भ्रांतियां लोगों के मन में है, ये भ्रांतियां कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, ये भ्रांतियां दो तीन कारणों से उत्पन्न हुई हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि देखिए हमारे यहाँ आम नागरिक जो है उसका अभी भी एजुकेशन लेवल बहुत ऊंचा नहीं है। तो वो जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ विशेष चिंतन और विचारधारा के लोगों द्वारा कहा जाता है, उनको चिंता है कि मेरी बच्चा क्या करेगा। वो उन किसान को या वो मजदूर को जो रिक्शा चला रहे हैं, और उसको जब ये बता देते हैं कि शिक्षा बर्बाद कर देगा तो उसकी चिंता बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, उसको समझाने के लिए कोई मंच नहीं है। तो इस दिशा में जो NGO, सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार खुद आगे आए, लोगों को समझाएं कि आपके बच्चे को अभी जो पढ़ रहा है उससे बेहतर बना देगा, इसकी निश्चित गारंटी है। तो ये समझाना चाहिए। और कहीं कहीं देखिए भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये शिक्षा नीति मुगल इतिहास को नहीं पढ़ाएगा, ये सब भी बहुत सारी बातें हो रही। इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। मित्रों, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मैंने बहुत इस पर अध्ययन किया है और पाया है कि वर्तमान इतिहास में सभी एकांत में अगर सोचें सब मानेंगे, वर्तमान इतिहास में तटस्थता, जो इतिहास की पुस्तकें शोध है, तटस्थता और सभी प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को समान रूप से समाहित नहीं किया गया है। यह शिक्षा नीति इतना ही करने जा रहा है। यह शिक्षा नीति ये कहने नहीं जा रहा है कि भारत में मुगल शासन नहीं था। यह शिक्षा नीति यह कहने नहीं जा रहा है कि भारत में यूरोपीय नहीं आए। लेकिन आप तो जब हम लोग विद्यार्थी थे, आप सभी दर्शकों को बता दें, तो हमको क्या पढ़ाया जाता था? यूरोपियन हिस्ट्री। हमें पढ़ाया जाता था मुगल हिस्ट्री। लेकिन किसी को एंशियंट में थोड़ा बहुत रहा, चोला साम्राज्य, ये सब को मिलाकर एक एंशियंट। हमारे हिंदुस्तान में
जितने गौरवशाली जनपद महाजनपद हुए, राजे महाराजा हुए, समुद्र पर हमारा शासन चोला वंश ने जितना किया जी, जी। और हमारे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिस प्रकार लोग गए, हमारे इतिहास के पुस्तकों में यह निश्चित मैं बता रहा हूँ कि वो समाहित नहीं किया गया, वो सामंजन नहीं है जो भारत के बच्चों को भारत के विषय में सही समझा सकता है। यह शिक्षा नीति उस दिशा में एक बढ़िया प्रयास है और भय किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर पुस्तकों में गलत सूचनाएं हैं तो वैसे सूचनाओं को संशोधित कर हमें गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। उसको सही शिक्षा देनी चाहिए। न किसी जाति को, न किसी धर्म को, न किसी संप्रदाय को, किसी को इसमें तंग करने का कोई देश नहीं। मित्रों, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यह शिक्षा नीति युवकों को, बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाएगा। इसको आप मेरी बात को समझ लें, यह निश्चित इस शिक्षा नीति में है और अभिभावक मुक्त हो जाएंगे। हमारा बच्चा ज्योग्राफी पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, डॉक्टर जो हमने कहा, उन सब मुक्त हो जाए। मैं आपको एक अपना निजी लाइफ का बताता हूँ। हमारे समय जब मैं विद्यार्थी था, 8वें क्लास में तय होता था कि आप साइंस पढ़ेंगे कि आर्ट्स पढ़ेंगे। जी। मैं अच्छा विद्यार्थी था, आई नेवर स्टूड सेकेंड इन माई क्लास। तो मेरे पिताजी एक हॉस्टल में ले जाके मैं स्कूल में नामांकन कराया 8वां क्लास में। तो मास्टर साहब ने पूछा कि आर्ट्स पढ़ोगे कि साइंस। मैं कुछ बोलता, मेरे पिताजी ने कहा नहीं, ये आर्ट्स पढ़ेगा। हो गया, मेरा तय हो गया, आर्ट्स पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा आर्ट्स? हाफ ईयरली के एग्जाम में मुझे मैथमेटिक्स मैंने रख लिया था, 100 में 100 आए, सभी लड़कों की टोटल मार्क्स में। तो हेडमास्टर साहब ने कहा कि इसको इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, इसको साइंस में। हमारे पिताजी का सिंपल तर्क था कि देखिए, अगर फेल कर जाएगा तो हम पढ़ा नहीं सकेंगे, साइंस सुनते बहुत भारी होता है, फेल कर सकता है। तो इसलिए हमारे पिताजी कम पढ़े लिखे थे, ये चाहते थे मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन उनको ये नहीं था कि उन कॉन्फिडेंस मेरा बच्चा साइंस में भी जाकर अच्छा कर ले। एक तो बात की और चर्चा होती है जी कि अभी केंद्रीय सरकार ने ये तय की कि भाई गीता भी पढ़ाई जाएगी। अब सोचिए कि अदालतों में हम गीता की कसम खा के कहते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, और गीता में क्या है ये मैं जानता ही नहीं हूँ, आंख मूंद के गीता का कसम खा रहा हूँ। तो अगर उनको गीता पढ़ाया जाएगा तो ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं। वो जानेंगे कि मैं गीता का कसम क्यों खा रहा हूँ, इसकी क्या महत्ता है। देखिए, अंग्रेजों ने अपने यहाँ क्या किया, आप धर्म से बहुत जुड़े थे, गीता से कसम खिलाया, लेकिन गीता क्या है ये आपको पता जानने नहीं दिया। ये उनकी नीति की शरारती नीति का अंग था और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये गीता जब पढ़ाया जा रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान का कोई विरोध नहीं है। हाँ, सही बात है। किसी धर्म के, लेकिन सभी वो गीता का जब कसम खाते हैं तो सभी खाते हैं गीता का कसम। जी जी जी। तो इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि बाइबल का विरोध है, कुरान का। और मैं तो दावे के साथ, मैं भी कई देशों में गया हूँ, भारत में जितनी धार्मिक स्वतंत्रता है जी, बहुत कम देशों में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत देशों में देखा है धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक, राजनीतिक, सभी प्रकार की, रेदर कहिए तो कहीं कहीं तो ये बहुत बिखराव वाली स्वतंत्रता हो गई है लोगों बहुत में। महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस चर्चा से लाभान्वित हुए होंगे।